नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का पुनः हाइड्रोलिक्स एवं न्यूमेटिक्स के इस दूसरे ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो पिछली बार वीडियो 1 जो मैंने आपका बनाया था, आपको बताया था कि सिलेबस में आपके NSQF के अंतर्गत हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में क्या क्या रखा गया है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझे थे। तो आइए इसके बाद उसके आगे से वीडियो से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में जो सिलेबस है यानी पाठ्य विवरण है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसा उसमें सिलेबस में निर्धारित किया गया है। जैसे फ्लूइड है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड है, यानी तरल क्या होता है, तरल कितने प्रकार का होता है, तरल के गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैपिलैरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी एंड देयर यूनिट्स और उनकी इकाइयाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि तरल को समझने के लिए उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना ज़रूरी है। जैसे पदार्थ से क्या आशय है, यानी मैटर किसको कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अणु या अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। इन अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है जो इन्हें आपस में बांधकर रखता है। तो ये पदार्थ की परिभाषा थी। अब पदार्थ का यदि हम वर्गीकरण करें तो पदार्थ को हम 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो ठोस, दूसरे तरल। ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड और तरल को कहते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लूइड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो द्रव और गैस या वाष्प। तो तरल अगर हम कहते हैं तो तरल के अंतर्गत यानी हम द्रव की भी बात कर रहे हैं और गैस या वाष्प की भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो अगर हम सिर्फ द्रव की बात करें तो इसका मतलब है कि हम लिक्विड की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, यानी द्रव की बात कर रहे हैं। और गैस या वाष्प की बात कर रहे हैं तो गैस या वाष्प की ही बात कर रहे हैं। तो तरल मतलब फ्लूइड, और तरल के अंतर्गत ये 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो द्रव की जिसको हम लिक्विड कहते हैं और दूसरा गैस या वाष्प की। जो गैस या वाष्प आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की विभिन्न प्रकार की गैसें और वाष्प जो बनती है वो आती हैं। और द्रव के अंदर जैसे पानी हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस तरह के लिक्विड या तरल ये द्रव आते हैं। अब ये ठोस को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो ठोस यानी सॉलिड क्या होता है। तो ठोस के अणुओं में आपस में आकर्षण बल अत्यधिक होता है, जिसके कारण ठोस अपना निश्चित आकार बनाए रख पाते हैं। अब ठोस की परिभाषा क्या है। ठोस वह है जिसमें सामान्य तापमान पर बहने का गुण नहीं होता है। यदि ठोस में आप कर्तन बल अप्लाई करेंगे या कर्तन प्रतिबल लगाएंगे तो वो आसानी से बहता नहीं है, वो खाली डिफॉर्म हो जाता है, यानी उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन तरल को यदि हम देखें तो ऐसे पदार्थ जो कर्तन प्रतिबल के प्रभाव में निरंतर विरूपित होते हैं, फिर चाहे कर्तन प्रतिबल का मान कितना भी कम क्यों ना हो, या दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो लगाते ही जो बहने लगते हैं उन्हें हम तरल कहते हैं। तो कर्तन प्रतिबल के प्रभाव में निरंतर होने वाले विरूपण के कारण ही किसी तरल में प्रवाह होता है। तो प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है, कर्तन बल के प्रभाव में। तो तरल में सामान्य तापमान पर बहने का गुण होता है तथा जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ठोस और तरल में जो मुख्य ये अंतर और परिभाषा है, इसको जरूर आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना। एक तो ठोस में सामान्य तापमान पर बहने का गुण नहीं होता है, जबकि तरल में सामान्य तापमान पर बहने का गुण होता है और जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट कि ऐसे पदार्थ जो कर्तन प्रतिबल के प्रभाव में निरंतर विरूपित होते हैं, फिर चाहे कर्तन प्रतिबल का मान कितना भी कम क्यों ना हो, तरल कहलाते हैं। अब ये ठोस तथा तरल की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि तरल के अंतर्गत हम द्रव की भी बात कर रहे हैं और गैस एवं वाष्पों की भी बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ तरल की बात करेंगे, उसमें दोनों सम्मिलित हैं। तो ठोस की अगर हम बात करें तो अधिक सुसंबद्ध यानी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है। आपको पता है भाई, कोई भी चीज़ आप ले लें, आप चौक ले लें, डस्टर ले लें, तो क्या है, ठोस है, अपना एक निश्चित उनका आकार होता है, सुसंबद्ध संरचना उनकी होती है। तरल ठोस की तुलना में कम सुसंबद्ध यानी कॉम्पैक्ट होते हैं।
अब ठोस के अगर बात करें दूसरा नंबर है, तो ठोस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, तभी वो उनका निश्चित आकार अपना बनाए रख पाते हैं। तरल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। तीसरा, अणुओं के मध्य अत्यधिक आकर्षण बल के कारण ही ठोस अपना निश्चित आकार बनाए रख पाते हैं। और ये तरलों में चूंकि आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और यदि बात करें चौथे पॉइंट की, तो ठोस स्थिर अवस्था में कर्तन प्रतिबलों का विरोध कर सकते हैं। ठोस में यदि हम कर्तन प्रतिबल लगाएं एक सीमा तक, तो उसमें कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। एक लिमिट के बाद लगाएंगे तो उसमें विकृति हो जाएगी। जबकि कर्तन प्रतिबल का विरोध नहीं कर पाते तथा बहने लगते हैं तरलों में चाहे जितना हम कर्तन प्रतिबल कम से कम लगा दें, न्यूनतम, वो क्या होते हैं, बहने लगते हैं। उनमें बहने का गुण होता है, यानी प्रवाहित होने लगते हैं। पांचवा है, ठोस में कर्तन प्रतिबल को हटाने के पश्चात ठोस आंशिक या पूर्ण रूप से अपना वास्तविक आकार पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ठोसों में ये होता है, आप बल लगाइए एक लिमिट के बाद तो विकृति उत्पन्न होगी, छोड़ देंगे। यदि इलास्टिसिटी लिमिट तक है तो वापस अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे। यदि प्लास्टिक अवस्था में चले गए हैं तो कुछ ना कुछ वापस आएंगे आंशिक रूप से, और कुछ उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और इसमें तरल में क्या होता है, कर्तन प्रतिबल के प्रभाव में एक बार विरूपण होने पर तरल अपना वास्तविक आकार पुनः कभी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहने लगते हैं, उनमें बहने का गुण होता है। छठवां बात करें, कर्तन प्रतिबल के प्रभाव में ठोस में एक निश्चित विरूपण होता है अथवा टूट जाते हैं। तो कर्तन प्रतिबल यदि हम ठोस में लगाएं तो उनमें एक निश्चित या तो विरूपण होगा, अथवा यदि भंगुर पदार्थ होंगे तो वो टूट जाएंगे। जबकि इसमें तरल में क्या होता है, कोई निश्चित विरूपण नहीं होता तथा कर्तन बल के प्रभाव में निरंतर विरूपित होते हैं। सातवें पॉइंट की बात करें ठोस में, तो ठोस के लिए हुक के नियम का पालन होता है। मॉस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठोस यांत्रिकी या सॉलिड मैकेनिक्स जो होता है उसके अंतर्गत हमको पढ़ाया जाता है कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये हुक का नियम कहलाता है। इसका पालन किस में होता है, ठोसों के लिए। और इसमें तरलों के लिए न्यूटन के श्यानता नियम का पालन होता है। न्यूटन का श्यानता नियम क्या होता है, कर्तन प्रतिबल वेग के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का श्यानता नियम होता है। अभी हम आगे चैप्टर में जब जाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे, जब श्यानता की हम गुण की बात करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि ठोस और तरलों में यदि हम तुलना करें तो इस प्रकार से हम 7 बिंदुओं में इसकी तुलना कर सकते हैं। अब ये जो हम बात करने जा रहे हैं, अब देखिए, अभी हमने ठोस और तरल की बात की थी। तरल में द्रव भी थे और गैस और वाष्पें भी थी। अब हम तीनों की यदि अलग अलग तुलना करें, ठोस की हम बात करें, उसके बाद तरल के अंतर्गत द्रव की बात करें और गैस एवं वाष्प की, तो इन तीनों की तुलना करके देख लेते हैं। तो ठोस में सबसे अधिक सुसंबद्ध संरचना, द्रव में उससे कम सुसंबद्ध संरचना और गैस या वाष्पों की सबसे कम सुसंबद्ध संरचना, यानी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। दूसरी बात करें, ठोसों में मुक्त सतह नहीं होती है, द्रव में मुक्त सतह होती है। इसी तरह से गैस या वाष्प में मुक्त सतह नहीं होती है। तीसरा, ठोस में ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत नज़दीक स्थित होते हैं, तभी तो वो ठोस होते हैं। इतना ठोस होते हैं, उनके अणु एक दूसरे के बहुत नज़दीक स्थित होते हैं। द्रव में क्या होता है, तरल के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर स्थित होते हैं। गैस वाष्प में बहुत दूर स्थित होते हैं। गैस वाष्प के अणुओं के मध्य दूरी काफ़ी अधिक होती है। चौथा अगर पॉइंट की बात करें, तो ठोस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक होता है। द्रव की बात करें, अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। और यदि इसकी गैस या वाष्पों की बात करें तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। पांचवा बिंदु अगर हम बात करें, किसी बर्तन में रखने पर आकार तथा आयतन निश्चित रहता है ठोसों का। आप एक डस्टर लीजिए, उसको उठा के किसी बीकर में रख दीजिए, तो जैसा है वैसा का वैसा रखा रहेगा। इसी तरह द्रव की बात करें तो किसी बर्तन में रखने पर आकार स्थिर नहीं रहता, किंतु आयतन स्थिर रहता है। अब जैसे 1 लीटर पानी यदि आप किसी दूसरे बीकर में डाल दें तो उसका आकार तो बदल जाएगा, जिस से डिजाइन का बीकर होगा या थर्मस होगा उसी में बदल जाए, किंतु आयतन उसका फिक्स रहेगा। आयतन मतलब वॉल्यूम। और इसमें अगर बात करें गैस या वाष्पों की, तो किसी बर्तन में रखने पर आकार तथा आयतन दोनों स्थिर नहीं रहते, यानी दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। छठे नंबर पे देखें तो ठोस का उदाहरण एक हम देखें तो बर्फ़ है। बर्फ़ क्या है, ठोस है। उसी को पिघला दें तो पानी बन जाएगा, तो वो द्रव है। और अगर उसी को हम गर्म कर देते हैं तो वो भाप में बदल जाती है, तो भाप क्या है आपका, गैस या वाष्पों में आएगा। तो इस तरह से तीनों के चित्र आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो आपने देखा, आज तो हमने
ठोस और तरलों की तुलना की, इसके अलावा ठोस, द्रव और गैस या वाष्पों की तुलना की। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों के लिए समझना, कि जब तरल की बात करें तो इसका मतलब हम द्रव और गैस तथा वाष्पों सब इन दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम सिर्फ द्रव की बात करें तो इसका मतलब है द्रव में जैसे पानी या केरोसिन या डीजल, पेट्रोल, ऐसे हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। भाप की बात करें तो गैसों की या भाप, स्टीम उसी की श्रेणी में आता है। और ठोस की बात कर रहे हैं तो ठोस जैसे बर्फ़ है वो ठोस का उदाहरण है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ देखे जो आगे समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ज़रूर हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड में बैठेंगे, जो चैप्टर 1 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड यानी कि तरलों के गुण, मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं, वो गुण, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनकी इकाइयां क्या हैं, उनका सूत्र कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए। आपकी मंगल कामनाओं सहित मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।